बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद। आज हमने राउंड 4 का चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस शुरू कर दिया था। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की कैरेक्टर्स क्या होती हैं। पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि एंजाइम्स होते क्या हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स में सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। फिर आपने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एंजाइम की जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। फिर आपने देखा था कि एंजाइम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। उसके बाद आपने मेटाबॉलिज्म की टर्म स्टडी की थी कि मेटाबॉलिज्म चेंज को कहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फिर उसकी दो टाइप्स थी, एक आपके पास कैटाबॉलिज्म की टाइप थी, दूसरी उसके बाद आपके पास एनाबॉलिज्म की टाइप थी। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को कट किया जाता है और एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखी थी। किस चीज़ के इंट्रोडक्शन के अंदर? एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आज हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो टर्म है एंजाइम्स की, 1878 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम डब्ल्यू कोनी था। इसने सबसे पहले ये एंजाइम्स की जो टर्म है इसने यूज़ की थी और इसने कहा था कि जितने किस्म के भी एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिनियर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। क्योंकि हम प्रोटीन कहते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, तो इसकी जगह के ऊपर आप प्रोटीन की जगह के ऊपर आप लफ्ज़ अमीनो एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखी कि ये क्या होते हैं, ये लिनियर चेन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, ये लंबे होते हैं और इनको बनाने के अंदर आपके पास क्या यूज़ होते हैं, आपको बनाने में आपके पास अमीनो एसिड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने देखी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कि जितने किस्म के भी आपके पास एंजाइम्स होते हैं, ये मैंने आपको टर्म पहले भी समझा दी थी कि जितने किस्म के भी आपके पास एंजाइम्स होते हैं ये तमाम एंजाइम्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी टर्म आपको पता है और मुझे भी पता है कि ये जितने किस्म के भी एंजाइम्स होते हैं इनका काम एक ही होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और अगर एक आपके पास दो रिएक्शंस है ना, एक रिएक्शन के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहे हैं और दूसरी रिएक्शन उसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं कर रहे, तो आपने याद रखना है कि जिस रिएक्शन के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं उसका रेट जो है वो मिलियन टाइम ज़्यादा होता है उस रिएक्शन से जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं कर रहे होते। इट्स मीन दैट सिंपली इसका काम ये होता है कि ये एंजाइम जिस रिएक्शन के ऊपर काम करेंगे उस रिएक्शन का जो रेट है ना उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि उसमें जो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो दूसरी रिएक्शन की निस्बत जल्दी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपने याद रखना है कि जितने किस्म के भी एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, कि अपने नेचर के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। इनको एक ख़ास काम किया जाता है, ये हर काम नहीं करते। इन हर एंजाइम का एक ख़ास काम होता है, अगर वो उसको ख़ास काम मिल जाता है तो वो वर्क करता है, वो ख़ास नेचर उसको मिल जाती है तो वो वर्क करता है। अगर वो उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो तब वो एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करता। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के ऊपर काम करता है, लाइपेज एंजाइम लिपिड के ऊपर काम करता है, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है। अगर प्रोटीएज को प्रोटीन मिलेगी तो तभी वो वर्क करेगा, अमाइलेज को स्टार्च मिलेगा तभी वो वर्क करेगा, अगर उसको स्टार्च नहीं मिलता तो तब वो वर्क नहीं करता। इट्स मीन के जितने किस्म के भी आपके पास एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। वो हमेशा अपने काम के अंदर क्या होते हैं, हमेशा वो अपने काम के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 3-4 टर्म जो है एंजाइम्स के हवाले से यूज़ की गई हैं, उनको आपने स्टडी करना है। पहले उसने टर्म इस्तेमाल की है एक्टिव साइट। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम जो है वो पूरा अपना रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता। एंजाइम की एक ख़ास साइट होती है जो रिएक्शन के अंदर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया है, ये एक पूरा एंजाइम है आपके पास। अब ये पूरा एंजाइम रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, एंजाइम का ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ये पोर्शन क्या करता है, रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो एंजाइम का स्पेसिफिक पोर्शन जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है उस हिस्से को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्टिव साइट का। एक होती है कैटालिटिक साइट, दूसरी आपके पास एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट की दो टाइप्स होती है, एक कैटालिटिक साइट होती है, दूसरी बाइंडिंग साइट होती है। तो कैटालिटिक साइट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, जबकि जो बाइंडिंग साइट होती है वो क्या करती है, वो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ अटैच करती है। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम की वो साइट, एंजाइम का वो स्पेसिफिक हिस्सा जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, उसे आप लोग एक्टिव साइट का नाम देते हैं। दूसरा इसमें इनहिबिटर होते हैं और एक्टिवेटर होते हैं।
इनहिबिटर का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये एंजाइम की रफ्तार को कम करते हैं। इनहिबिट करना, रोकना, स्टॉप करना। तो इनहिबिटर का लफ्ज जहां पर भी यूज हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इनहिबिटर से मुराद कि वो ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को कम करते हैं, एंजाइम के नेचर के ऊपर, एंजाइम की स्पीड के ऊपर असर करते हैं। जबकि एक्टिवेटर वो होते हैं जो एंजाइम की रफ्तार को मजीद बढ़ा देते हैं। तो इनहिबिटर रफ्तार को कम करने के लिए, रिएक्शन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, और एक्टिवेटर का काम क्या होता है कि ये रिएक्शन की रफ्तार को मजीद इन्हेंस करने के लिए, मजीद बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कोफैक्टर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपके पास मोस्टली तौर पर शॉर्ट में लगती है कि कोफैक्टर क्या है। आपको वैसे मैंने आपको बताया कि जितने किस्म के भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मगर एंजाइम्स को बाज़ औक़ात काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। तो अगर कोई एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट की वजह से काम करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ अटैच हो जाता है, तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट आपके पास क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, के एंजाइम का वो हिस्सा जो प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट नहीं होता। क्योंकि वैसे तो आपके पास जितना किस्म के भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मगर मैंने कहा है कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। तो उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे आप लोग किसका नाम देते हैं? उसे आप लोग कोफैक्टर का नाम देते हैं। अब कोफैक्टर दो किस्म के होते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक होते हैं या ये इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं इसमें फ्लेविन और हीम ग्रुप आपके पास आ जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक आपके पास जो कोफैक्टर हैं इसमें मेटल आइंस आ जाते हैं। आइंस आपको केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको आप लोग आइन का नाम देते हैं। अब आपके पास दो टाइप्स होती हैं कोफैक्टर की, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, दूसरा कोएंजाइम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें मौजूद जो कोफैक्टर हैं वो आपस में टाइटली अटैच्ड होते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड हैं, मजबूती के साथ जोड़ा बना रहे हैं, तो तब आप लोग इसे नाम देते हैं किस चीज का? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। और दूसरा आपके पास है कोएंजाइम। अगर ये क्या कर रहे हैं? लूजली अटैच्ड हैं, ये मजबूती से जोड़ा नहीं बना रहे, तो तब आप लोग इसे किस चीज का नाम देते हैं? तब आप लोग इसे कोएंजाइम का नाम देते हैं। ये दो भी मोस्टली तौर पर शॉर्ट के अंदर लगती हैं। एक प्रोस्थेटिक टाइटली अटैच्ड होते हैं यहाँ पर, और कोएंजाइम में जो कोफैक्टर हैं ये टाइटली अटैच्ड नहीं होते, बल्कि ये लूजली अटैच्ड होते हैं। ये कमजोर तरीके से क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये थी आज की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के करैक्टर जिनको हमने स्टडी किया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट भी आते हैं और ये लॉन्ग के लिए भी मोस्टली तौर पर आता रहता है। 4 नंबर का आपके पास लॉन्ग बनता है। और शॉर्ट में जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एक्टिव साइड लगती है। इसके अलावा आपसे वो कोफैक्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम का डिफरेंशिएशन भी आपसे पूछता है। और आपके पास एमसीक्यूज में मोस्टली तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इसकी टाइप्स हैं, फ्लेविन है, हीम ग्रुप है और मेटल आइंस हैं, इनके हवाले से भी मोस्टली तौर पर पेपर के अंदर पूछा जाता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।